डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 8 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 8 लॉजिक्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, टर्म्स हैं, ये पहले बीएससी एमएससी लेवल तक के बच्चों को पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि आपका सिलेबस इस साल से चेंज हुआ है और आपको ये वाला जो टॉपिक है क्लास 9 से ऑनवर्ड जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो लॉजिक इतना मुश्किल जो है वो टॉपिक नहीं है, ऐसा बात नहीं है जो कि एमएससी लेवल पे पढ़ाई जाती थी और अब आपको पढ़ाई जा रही है, तो कोई अनहोनी बात है। लॉजिक बेसिकली आम सिंपल सी बात है कि अब कोई भी बंदा जो कह रहा होता है कि ये काम होगा, तो आप पूछते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक से मुराद ये कि रीजनिंग, वजह क्या है ये काम होने की, या कोई भी काम या कोई भी चीज होने की। तो अगेन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज जो है वो एक ही है इस चैप्टर की, इसको सॉल्व करने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि जो आपके पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप कर लें। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर एक्सरसाइज है वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा समझेंगे कि लॉजिक होता क्या है, इसमें जो नई टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज की जानब मूव करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। लॉजिक इज ए systematic method of reasoning that enable one to interrupt the meaning of statement, examine their truth, and deduce new information from existing fact. लॉजिक इज ए सिस्टमेटिक मेथड, ये सिस्टमेटिक मेथड है। सिस्टमेटिक मेथड होता है वो जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा होता है। ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल वन टू इंटरप्ट द मीनिंग, यानी इससे ये होता है कि आप मीनिंग इंटरप्ट करते हैं, नतीजा अखज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट से। कोई भी स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, ठीक है, स्टेटमेंट से मुराद है कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे अकरम जो है वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, अकरम इस दफा डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन लेगा। एग्जामिन देयर ट्रुथ, फिर उस ट्रुथ जो बात वो या कोई ट्रुथ ऑलरेडी मौजूद है, कोई सच्चाई ऑलरेडी मौजूद है, उसको एग्जामिन करते हैं। एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, और उससे फिर नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन से मुराद है कुछ भी दुनिया में ऐसा हो रहा है, जैसे कोविड आया था, कोविड के बाद दुनिया ने काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से अखज की है। कोई भी दुनिया में वाकया होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, सैलाब आता है, जलजला आता है, उससे कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है। फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो ऑलरेडी कुछ दुनिया में चीजें मौजूद हैं, हो रही हैं, उससे नई इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। लॉजिक प्ले की रोल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। लॉजिक बेसिकल जो है वो इसका बहुत अहम रोल है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम दुनिया में हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग, और दुनिया में जो भी फैसला जात हो रहे हैं उसके अंदर, खासतौर के अंदर कंप्यूटर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो सारी की सारी जो मैथ के ऊपर बेस करती हैं। वी जनरली यूज लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल एंगेजिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है, हम लॉजिक का रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, यानी कि हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन है या एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हम जो है वो बहुत सारे कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे अगर आजकल देखें तो सैलाब आया हुआ है, तो सैलाब के जरिए हम कंक्लूजन या इन ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं कि सैलाब किन इलाकों में आता है, किस मौसम में आता है, और किस किस चीज से नुकसान होता है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। A person gets a penicillin injection once or twice and experience erection soon afterward। यहाँ देख सकते हैं कि बंदा है जिसको अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगेगा तो एक या दो दफा लगेगा, तो उसको थोड़ा बहुत जो रिएक्शन होगा उसके बाद, यानी आपने कोई दवाई खाई है, कोई ऐसी दवाई, उसका कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो आपको बाद में होता है। He generalized that he is allergic to penicillin। तो अगर किसी को पेनिसिलिन लेने के बाद कोई रिएक्शन आता है तो हम कह सकते हैं भाई इसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को ब्रूफन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसको डस्ट एलर्जी है। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। अगर आप इस तरह कोई जो है कंक्लूजन निकालेंगे तो उसको हम इंडक्शन बोलेंगे। अब इंडक्टिव रीजनिंग इज हेल्पफुल इन नेचुरल साइंसेज, यानी इंडक्शन जो होती है, ये इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारी काफी हेल्प करती है नेचुरल साइंसेज में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। यानी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के अंदर लगातार कोई एक्सपेरिमेंट रिपीटेड उसकी ऑब्जर्वेशन आ रही हो तो उससे हम कोई ना कोई नतीजा जो है वो अखज कर लेते हैं। इन फैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंडक्शन। हमारा रोजमर्रा जिंदगी का जो बेसिक नॉलेज है, रोजमर्रा का ज्यादातर नॉलेज है, वो इंडक्शन पे डिपेंड करते हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उसके बाद हम उससे कोई नतीजा जो है वो अखज कर लेते हैं। ऑन मेनी ओकेजन वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स, और समटाइम ऐसा भी होता है कि इसके अपोजिट भी कोई काम हो जाता है,
वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नाउन फैक्ट, या सम टाइम कुछ वेल नाउन फैक्ट या कुछ ट्रुथ जो हमारे सामने होते हैं, वी ऑफन कंसल्ट लायर और डॉक्टर, जिनको हम लायर या डॉक्टर के साथ जो है वो कंसल्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, यानी जो डॉक्टर या जो लॉयर हमें अच्छा लगता है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, उससे कई चीजें जो है वो हम कंसल्ट भी करते हैं। दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमिसेस बिलीव टू बी ट्रूथ इज कॉल्ड डिडक्शन। अब इसको हम डिडक्शन कहते हैं। वन यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन इज ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी एक डिडक्शन की एग्जांपल है कि तमाम जो लोग हैं, आदमी जो है वो फानी है। फानी से मुराद है हर बंदे ने मर जाना है। वी आर मैन, हम भी सारे इंसान हैं, आदमी हैं। देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, तो हम भी जो है वो मॉर्टल हैं, फानी है, हमने भी एक ना एक दिन मर जाना है। यानी कि ये एक नेचुरल ट्रूथ है कि हर इंसान जो है वो फानी है। तो इससे ऑटोमेटिकली ये हम डिडक्शन करते हैं, ये नतीजा अखज कर लेते हैं कि इंसान अगर फानी है तो मैं भी फानी हूं और मुझे भी आखिरकार मर जाना है। टू स्टडी लॉजिक वी स्टार्ट विद स्टेटमेंट। अब हम लॉजिक को समझने के लिए जो है वो स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम स्टेटमेंट की जानब। A sentence or a mathematical expression which may be true or false but not both is called a statement। मैथमेटिकली अगर बात करें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल सेंटेंस या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्रू भी और फॉल्स भी हो। दिस इज करेक्ट सो फार एज मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस आर कंसर्न्ड। ये बात जो है ना, ये साइंस के लिए या मैथ के लिए जो है वो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरे आम हालात में ये ऐसे नहीं हो सकता कि या ट्रू हो या गलत हो। समटाइम बहुत सारी बातें हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे करते हैं, गलत भी नहीं होती, सही भी नहीं होती, दरमियान में होती हैं। लेकिन मैथ और साइंस के लिए कोई भी बात जो है वो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर इंस्टेंस द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी, एक स्टेटमेंट लेते हैं ए इज इक्वल टू बी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली एनी फिजिकल और केमिकल थ्योरी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ए इज इक्वल टू बी हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री की थ्योरी ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। However, in statistical or social sciences, it is sometimes impossible to divide all statements into two mutually exclusive classes। लेकिन सोशल साइंसेज में या स्टैट के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जिनको आप दो क्लासेस में यानी ट्रू और फॉल्स की क्लासेस में नहीं कर सकते। सम स्टेटमेंट मे बी फॉर इंस्टेंस अनडिसाइडेड, यानी कुछ स्टेटमेंट को डिसाइड नहीं किया जा सकता, वो अनडिसाइडेड होती हैं। We can think of a mathematical statement as a unit of information that is either accurate or inaccurate। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। Here we discuss some example of a mathematical statement that are all true। ये सारी ट्रू हैं। For non-zero real number x and integer m and n where we have x की पावर m multiply by x की पावर n, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये फार्मूला है जो चैप्टर 2 में पढ़ा है और चैप्टर 1 में भी आई थिंक हमने पढ़ा है। ये एक फार्मूला है। The sum of measure of the interior angle of a triangle, interior angle of a triangle जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, ये ट्रू है। The circumference of a circle with radius r is 2 pi r, यानी किसी भी जो है वो सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसका सर्कमफेरेंस 2 pi r बनेगा। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब कुछ फॉल्स स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। 3 + 4 = 8 फॉल्स है। z सबसेट है w का, ये भी फॉल्स है। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो ही नहीं सकती। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं, ये वाली ऊपर वाली ट्रू है। आगे भी कुछ स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, इनको भी देख सकते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट नहीं है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 नहीं है, ये सारी फॉल्स है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट ट्रू होती हैं, कुछ फॉल्स होती हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो उन्होंने यहाँ पे दे दी है। अब लॉजिकल ऑपरेटर, द लेटर पी एंड क्यू फॉर एग्जाम्पल विल यूज टू डोनेट द स्टेटमेंट, यानी फर्ज करें लेटर पी एंड क्यू को हम यूज करेंगे किसी भी स्टेटमेंट को डोनेट करने के लिए। ए बिलीफ लिस्ट ऑफ द सिंबल इन विच विल वी यूज गिवन बिलो, जैसे कि सिंबल है कि सिंबल है, हाउ टू रीड कैसे रीड करते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैसे हैं, और हाउ टू बी रीड उनको रीड कैसे किया जाना चाहिए। जैसे ये सिंबल आपको नजर आ रही है, हाउ टू बी रीड नॉट, ये सिंबल जो है वो नॉट है, ये सिंबल से मुराद अलमद्दा का साइन जो है वो नॉट। तो सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है नॉट पी, नॉट है फिर पी है, तो हम इसको बोलेंगे नॉट पी निगेशन ऑफ पी, ये दोनों बातें इसमें बोल सकते हैं। ये वाली जो सिंबल है एंड, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू। फिर और, इसको हम और बोलेंगे पी और क्यू, ये पी आर क्यू। फिर ये वाली स्टेटमेंट है इफ
देन इम्प्लाइज, ठीक है, इससे मुराद है इफ देन इम्प्लाइज, ये P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q या इफ P देन Q, ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे इसको। ये दोनों तरफ तीर का निशान है। इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, यानी इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, ये अगर इस तरह करके लिखा हो तो P इफ एंड ओनली इफ Q या P इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकली सिंबल हैं जो कि आप रोजमर्रा जिंदगी में पिछली क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इन सिंबल का भी आगे चल के इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, तो ये भी उन्होंने एक दफा बता दिए सिंबल क्या है, उनको पढ़ना कैसे है, और एग्जांपल के साथ भी बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद हमने जितनी भी ये सिंबल पढ़ी है ना, ये सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इन्हीं के बेस के ऊपर जो है आगे चल के जितने भी ये टर्म्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिंबल या ये जो टर्म्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ द सिंबल। अब इन सिंबल का जो यूज है उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले निगेशन। इफ P इज एनी स्टेटमेंट, अगर P जो है कोई एक स्टेटमेंट हो, इट्स नेगेशन इज जनरेटेड बाय नॉट P, ठीक है, रीड नॉट P, ये हमने ऊपर पढ़ा है नॉट P, या उसको नेगेशन ऑफ P भी बोलते हैं। तो अगर P कोई स्टेटमेंट है तो इसकी जो नेगेशन है वो नॉट P होगी, इसको पढ़ेंगे ऐसे रीड नॉट P। इट फॉलो फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इफ P इज ट्रू, ठीक है, इससे मुराद ये कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है P, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो नॉट P इज फॉल्स होगी। नॉट P यानी कोई एक स्टेटमेंट P वो ट्रू है तो नॉट P जो है फॉल्स होगी। एंड इफ P इज फॉल्स, अगर P स्टेटमेंट फॉल्स है और नॉट P जो है वो फिर ट्रू होगी। द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड नॉट P आर गिवन इन द टेबल। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया, टेबल नंबर 1 इसको कहते हैं, और इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ट्रूथ टेबल पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 3 से आई थिंक शुरू हो जाते हैं। Which is called the truth table where the true value is denoted by T and the false value is denoted by F, ठीक है, ट्रू वैल्यू को T से और फॉल्स वैल्यू को F से डोनेट किया गया। ये P है, ये नॉट P है, ठीक है। तो P के लिए एक दफा ट्रू और इसके लिए फॉल्स, ठीक है, P के लिए एक दफा ट्रू लिखेंगे, एक दफा फॉल्स लिखेंगे। नॉट P क्या है, उसके अपोजिट है, ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ये छोटा सा ट्रूथ टेबल है, आगे चल के मजीद भी ट्रूथ टेबल आएंगे, इनको बनाना, इनको समझना आपको आना चाहिए। तो ये आपके पास निगेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो है कंजक्शन। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज P एंड Q। कंजक्शन मुराद होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। P एंड Q इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे P एंड Q, और इसको रीड करेंगे P एंड Q। ए कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये जो कंजक्शन होता है ये ट्रू तब होता है जब दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो, तो ये आपके पास कंजक्शन कहलाएगा और इसका आंसर भी ट्रू आएगा। सो द ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q इज गिवन इन द टेबल 2। इसका जो ट्रूथ टेबल है हमें नेक्स्ट जो है वो दिया गया, इसको भी हम जो है वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये टेबल है, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। P की वैल्यू एक दफा ट्रू लिखेंगे, ठीक है, और Q की वैल्यू भी एक दफा ट्रू आएगी, यानी आपको दो दफा T नजर आ रहा है, दो दफा F नजर आ रहा है। ये इस तरह है कि ये P है, P एक दफा ट्रू होगा, T होगा, तो Q एक दफा ट्रू होगा। दोनों जब ट्रू होंगे तो फिर आंसर उनका ट्रू आएगा। P एंड Q जो है यानी दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा, यही हमने पीछे पढ़ा है। फिर अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, P की वैल्यू ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है, तो दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाए तो उसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, F आएगा। फिर अब P पहली स्टेटमेंट अगर P जो है वो फॉल्स हो, दूसरी ट्रू हो, तब भी आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा। इस तरह पहली फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा। तो कंजक्शन में जिसमें P एंड Q हो, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा, वरना इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ये आपने बताना है। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, यानी लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है। एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, और कोयटा जो है वो कैपिटल है बलूचिस्तान का। दरमियान में एंड है तो कंजक्शन वाली स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। लाहौर का जो कैपिटल पंजाब है और कोयटा का जो लाहौर का जो कैपिटल पंजाब है और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है कोयटा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है 4 लेस देन 5 एंड 8 लेस देन 10, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। 4 लेस देन 5 है, 8 लेस देन 10 है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद 2 + 2 3, 2 + 2 3 एंड 6 + 6 इज इक्वल टू 10। अब देखिए दोनों फॉल्स हैं। 2 + 2 क्या होगा 3, नहीं होता। 2 + 2 3, ये फॉल्स है। 2 + 2 4 होता है, और 6 + 6 जो है वो 10 नहीं होता बल्कि 12 होता है। दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा।
क्लियरली कंजक्शन नंबर 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी क्लियरली आपको नजर आ रहा है कंजक्शन नंबर 1 एंड 2 ट्रू है और जो तीसरे नंबर पे है वो फॉल्स है। तो ये कंजक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिसजंक्शन। द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज पी, और ये वाली सिंबल जो है वो लगेगी डिसजंक्शन की। ये सिंबल हमने पीछे रीड जो है की है और, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और, ये आप जान सकते हैं पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू। P or Q, the disjunction of P or Q is considered to be true when at least one of the statement is true। यानी कि P और Q दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू आ जाए, दोनों में से किसी का आंसर ठीक आ जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ये फॉल्स तब होगी जब दोनों P एंड Q दोनों ही फॉल्स होंगी। द ट्रुथ टेबल P और Q इज गिवन इन टेबल 3। टेबल 3 के अंदर आपको नजर आ रहा है ये P है, P में एक दफा ट्रू, फिर एक दफा ट्रू, यहाँ पे एक दफा फॉल्स, एक दफा फॉल्स। ये क्यू है, या पहली ट्रू है, यहां इसके सामने ट्रू कर दें, पहली इसके सामने ट्रू है तो इसके सामने जो है फॉल्स कर दें, फिर ये फॉल्स करें, इसके सामने ट्रू कर दें, और इसके सामने फॉल्स है तो इसके सामने आप ट्रू फॉल्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह बनाना है। तो अब देखें दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू आंसर आएगा, दोनों ही ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है आंसर ट्रू, और दोनों ही जब फॉल्स आ जाएंगी, दोनों ही फॉल्स होंगी तो आंसर फिर फॉल्स आएगा। ये होता है डिसजंक्शन या पी आर क्यू। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। सिंस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू द डिसजंक्शन इज ट्रू। यहां पे देखते हैं 10 इज पॉजिटिव इंटीजर, 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 0 इज अ रैशनल नंबर। 10 बिल्कुल एक पॉजिटिव नंबर है, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन। सिंस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू द डिसजंक्शन इज ट्रू। सॉरी मैंने यहां पे गलती की है, 0 इज अ रैशनल नंबर, जी बिल्कुल 0 भी रैशनल नंबर में आता है, तो 10 पॉजिटिव नंबर भी है और 0 रैशनल नंबर भी है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो इसका जो आंसर बनेगा डिसजंक्शन वो भी ट्रू बनेगा। ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल और लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध। ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल और लाहौर इज द कैपिटल ऑफ द सिंध। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते, और ना ही लाहौर जो है वो कैपिटल है सिंध का। दोनों ही जब फॉल्स आ गई हैं तो इसका डिसजंक्शन जो बनेगा उसका आंसर फॉल आएगा, ठीक है। ये भी आपके सामने हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की जानब चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ठीक है, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ पी, ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, पी implies क्यू also written as p implies q is called conditional or an implication, ठीक है। दोबारा देखें, P then Q, P implies Q, इसको पढ़ेंगे P implies Q is called conditional or an implication, P is called the antecedent or hypothesis and Q is called the consequent or conclusion, ठीक है। इसमें जो पहली है ना जिसको उसने यहाँ पे लिखा हुआ है P implies Q, पहली जो है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और जो दूसरे वाली है Q उसको कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं और कंक्लूजन भी कहते हैं। ये वाली सिंबल भी हमने पीछे पढ़ी है। ए कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसेडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। अच्छा, इसमें कंडीशन तब ट्रू होगी जब पहले वाली जो है वो ए कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसेडेंट इज ट्रू, ठीक है। जब पहले वाली जो है एंटीसेडेंट जो है वो आपके पास पहले वाली है, ए कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स यानी फॉल्स होगी ओनली व्हेन द एंटीसेडेंट इज ट्रू, पहले वाली ट्रू होगी, एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, दूसरे वाली जो है वो फॉल्स होगी। इन ऑल अदर केसेस कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, सो द ट्रुथ टेबल ऑफ द p implies q इन द गिवन टेबल 4। अब देखिए ये p है, p की अगेन वैल्यू अपने एक दफा ट्रू, दो दफा ट्रू लेनी है, दो दफा फॉल्स लेनी है। उसके सामने q है, t के सामने ट्रू, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू और फॉल्स के सामने फॉल्स। तो इसमें कब आपके सामने जो है वो कंडीशन फॉल्स बनेगी, जब जो p की वैल्यू जब ट्रू आ जाएगी, जब पहली वैल्यू ट्रू आ जाएगी दूसरी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, तब जो है वो आंसर फॉल्स में आएगा। जब पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तब आंसर ट्रू आएगा, जब पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी आंसर ट्रू आएगा, जब दोनों ही फॉल्स आएंगी तब भी आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। बस इस यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, पीछे तो काफी सिंपल है लेकिन यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है जब ये कंडीशनल या इंप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट आएगी, जिसमें ये वाली सिंबल होगी p implies q, जिसमें पहली वाली जब ट्रू होगी दूसरी वाली जब फॉल्स होगी तब वो आंसर उसका फॉल्स आएगा। इसको जरा मजीद जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए वी अटेम्प्ट टू क्लियर द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कंसीडर द कंडीशनल। इफ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, अगर एक बंदा है वो लाहौर में रहता है, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है। अब देखें इफ ए पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, अगर एक पर्सन ए लाहौर में नहीं भी रहता, फर्ज करें वो कराची रहता है, पहली अगर फॉल्स हो भी जाए लेकिन दूसरी जो है वो अगर ट्रू आती है तब भी जो है वो आंसर आपके पास ट्रू ही आएगा। ठीक है, जब पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तब जो है वो आंसर आपका फॉल्स आएगा। मजीद इसको एक्सप्लेन की, इफ द एंटीसेंट इज फॉल्स, पहली वाली जो अगर फॉल्स हो, ए डज नॉट लिव इन लाहौर, यानी फर्ज करें एक बंदा है लाहौर में नहीं रहता, ही मे स्टिल लिव इन द पाकिस्तान, वो फिर भी पाकिस्तान में रह सकता है। वी हैव नो रीजन टू से दैट ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, हमारे पास कोई ऐसी रीजन नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते वो लाहौर में बस नहीं रहता, बाकी कहीं भी वो रह सकता है। तो ये हम इसको इस तरह फॉल्स नहीं कह सकते। वी कैनॉट देयरफॉर से दैट द कंडीशनल इज फॉल्स, इसको हम फॉल्स नहीं कह सकते। सो वी मस्ट रिगार्ड इज एज ट्रू। Similarly, when both the antecedent and consequent of the conditional under the consideration are false, यानी दोनों ही false होंगी, there is no justification for quarreling with statement। तो फिर भी हमें इसके बारे में जब दोनों false होंगी, if a person is in Lahore, जब एक person A is लाहौर में रहता है तो then he lives in, यानी कोई भी मुल्क ले सकते हैं, दोनों ही जब जो है वो फॉल्स हो जाए, यानी वो लाहौर में भी नहीं रहता और पाकिस्तान में भी रहता, तब भी जो है वो ट्रू हो सकती है। यानी अगर बंदा अगर लाहौर में नहीं रहता, इसके अलावा किसी भी और शहर में रह सकता है और किसी के अलावा और मुल्क में भी रह सकता है, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब भी जो है वो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, इसको आपने समझना है। यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू होती है, लेकिन अगर आप ट्रिकी से क्वेश्चन है, वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो उम्मीद आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज के बाद चलते हैं हमारे पास नंबर 5 पे, बाई कंडीशनल P इक्वलेंस Q। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान है तो P इक्वलेंस Q पढ़ेंगे। द स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P इज शॉर्टली रिटन एज P इक्वलेंस Q, यानी P इंप्लाइज Q और फिर Q इंप्लाइज P। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो P इक्वलेंस Q लिख सकते हैं एंड इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल आर इक्वलेंस। इट इज रीड P इफ एंड ओनली इफ Q, यानी इफ स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ, यानी इसको पढ़ते हैं यानी कि पहले अगर P ये बात होगी तो ये और ये होगी तो वो, दोनों बातें ठीक होंगी, तो ये इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये वाली स्टेटमेंट को अगर IFF लिखा हो, वी ड्रा अप द ट्रुथ टेबल फ्रॉम द टेबल 5, इट अपीयर्स दैट P इक्वल्स Q इज ट्रू ओनली व्हेन द बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू और बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स। यानी इसमें जब कब ट्रू होंगी, जब या तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो या दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो, तभी जो है आंसर वो ट्रू आएगा। अगेन इसका टेबल ड्रा करते हैं, ये P है, 2 दफा T आपने लिखना है, 2 दफा फॉल्स लिखना है, फिर Q के सामने, T के सामने, ट्रू के सामने ट्रू, फिर ट्रू के सामने एक दफा फॉल्स, फिर फॉल्स के सामने एक दफा ट्रू और फॉल्स के सामने फिर एक दफा फॉल्स। तो ये आपके पास P इंप्लाइज Q। ठीक है, P इंप्लाइज Q जो है वो हमने पीछे ये पढ़ा है। ठीक है, P इंप्लाइज Q। सबसे पहले इसको देखते हैं, दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है। पहला अगर ट्रू हो, पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगा। इसलिए हमने पढ़ा है कि पहले वाला P अगर जो है वो ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू, अगेन ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो अगेन आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अब है Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P। ठीक है, अब Q पहले आ गया, ये वाला पहले आ गया और P जो है वो बाद में चला गया। इसमें जो है ये पहला जो है वो फॉल्स है, दूसरा आपके पास ट्रू है, यहां पे ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ये आपके पास यहां पे देखें, अब जब Q पहले चला जाएगा P बाद में आ जाएगा तो ट्रू पहले आ जाएगा, फॉल्स बाद में आ जाएगा। तो यही हमने पढ़ा है, Q इंप्लाइज P में पहले वाला ट्रू हो तो दूसरे वाला अगर फॉल्स हो तो आंसर तभी जो है वो फॉल्स आएगा। ये फॉल्स लिखा हुआ है, इसमें ये वाला फॉल्स है, इसमें पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है, इसमें पहले ट्रू आ जाएगा बाद में फॉल्स आएगा। जब Q इंप्लाइज P करेंगे तो ये इसमें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू होंगे। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों का जब आपस में इक्विवेलेंस कराएंगे तो ये उसने कहा बोथ स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तब आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू है। इसमें देखिए पहले फॉल्स है दूसरी ट्रू है, अगेन फॉल्स, यानी इनमें से कोई भी एक फॉल्स आ जाए तो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू आएंगी या दोनों फॉल्स आएंगे तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो ये आपका 5वें नंबर वाला भी हो गया। नंबर 6 के ऊपर चलते हैं हम, कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन, लेट P एंड Q बी द स्टेटमेंट, देन P इंप्लाइज Q बी रिटन कंडीशनल देन। यानी कि ये देखें, इसको जरा समझना आपने, Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। यानी देखिए Q इंप्लाइज P
Q इंप्लाइज P, Q पहले है P बाद में, यहाँ पे P पहले आ गया Q बाद में चला गया, तो ये कन्वर्स कहलाएगी, यानी कि Q अगर इंप्लाइज P है तो P इंप्लाइज Q हो जाएगा। फिर नंबर 2 पे है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q इज कॉल्ड इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगी क्योंकि P इंप्लाइज Q हो जाएगा, यानी दोनों तरफ माइनस का साइन है, माइनस का साइन फर्ज करें काट दें दोनों तरफ से, यानी कि इधर भी माइनस है इधर भी -3 है, दोनों तरफ -3 काट दें तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस काट दें। नॉट P इंप्लाइज नॉट Q इज कॉल्ड इनवर्स, P इंप्लाइज Q हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे नॉट Q इंप्लाइज नॉट P इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव, ठीक है, ऑफ P इंप्लाइज Q। अगेन देखें नॉट Q है इंप्लाइज नॉट P, ठीक है, इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो हम आगे चल के ये टेबल करते हैं, टेबल में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। जरा थोड़ी सी तवज्जो आपको चाहिए, ना समझ आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखें, 2-3 दफा देखेंगे समझ आ जाएगी। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दीज न्यू कंडीशनल आर गिवन बिलो इन टेबल 6 में दी गई है। ये आपके पास P है, ये Q है, 2 दफा ट्रू है, 2 दफा फॉल्स लिखा हुआ है, फिर Q ट्रू के सामने ट्रू, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू और फॉल्स के सामने फॉल्स। ये नॉट P से मुराद है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है। नॉट Q तो ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू आ गया। सबसे पहले P इंप्लाइज Q जो कि हमने पढ़ा है, इसमें ये आता है कि पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरे वाली फॉल्स हो तभी जो है फॉल्स होगी, बाकी ट्रू ही कहलाएगी। ये इसमें पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये फॉल्स बाकी ट्रू। फिर इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या होगा, ये आएगा Q इंप्लाइज P से मुराद है Q पहले चला जाएगा P बाद में चला जाएगा, ये है Q। इसमें देखें ये फॉल्स पहली ट्रू है, ये पहली ट्रू है बाद वाली फॉल्स है, तो Q पहले चला गया P बाद में चला गया, तो पहली वाली फॉल्स होनी चाहिए दूसरी ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स होगी तभी आंसर जो है फॉल्स आएगा, इसमें यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा, ये मैंने भी करवाया भी है, ठीक है। इधर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इधर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसमें इधर फॉल्स आ रहा है, इधर फॉल्स, बाकी सारे जो है वो ट्रू हो जाएंगी। अब नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, अब इसकी बारी आती है, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रू है और ये फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है यार ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगी, बाकी सारी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएंगी। अब नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, अब नॉट Q पहले चला जाएगा नॉट P बाद में चला जाएगा। इधर देखें पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है, Q पहले है इसमें ट्रू पहले है फॉल्स बाद में है, तो ये वाली जो है वो फॉल्स आएगी, बाकी सारी जो है वो ट्रू आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपने इसको समझना है। अब इस टेबल को आप और से देख लें, तो अब ये देखेंगे तो आपके पास ये देखें ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। उसके बाद ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी इसका यानी कहने का मुराद है कि ये वाले दो टेबल आपस में एक जैसे आ रहे हैं, इनकी वैल्यू एक जैसी आ रही है और इन दो टेबल की वैल्यू एक जैसी आ रही है। सामने ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, इस तरह इन दो टेबल की जो वैल्यू आपस में सेम आ रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वो बताना चाह रहा है, आगे चल के उसको उसने सम अप किए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रॉम द टेबल 6 दैट अपीयर्स एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापॉजिटिव आर इक्विवेलेंट, एनी कंडीशनल और उसका जो कंट्रापॉजिटिव होगा वो इक्विवेलेंट होगा। देयरफॉर एनी थ्योरम मे बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग इट्स कंट्रापॉजिटिव, यानी किसी भी थ्योरम को प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसका कंट्रापॉजिटिव है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, इसका जो कंट्रापॉजिटिव है वो ये है, ये इसका कंट्रापॉजिटिव है। कोई भी कंडीशन जो भी होगी उसके मुताबिक उसका कंट्रापॉजिटिव होगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी उसका जो कंट्रापॉजिटिव होगा वो उसके बराबर होगा। ये देखें नॉट Q इंप्लाइज नॉट P इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव, ये आपस में कंट्रापॉजिटिव है, ये यहां पे उसने साबित भी करके दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट इन ईच अदर, कन्वर्स और इनवर्स आपस में बराबर होंगे। ये आपके पास कन्वर्स है, ये उसका इनवर्स है, कन्वर्स और इनवर्स आपस में बराबर होंगे, ये आपने यहाँ पे इस टेबल में साबित भी किया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये भी हो गया। अब चलते हैं स्टेटमेंट की जानब, प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्सल सेट द एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट ए। देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट यू कंसीडर द कंडीशनल, कंडीशनल समझते हैं फॉर ऑल, इस सिंबल का मुराद है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू, यानी एक्स की जो वैल्यू है या एक्स जो भी नंबर है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग टू फाई, यानी एक्स का जो है वो फाई सेट है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है
प्रूव दैट एनी यूनिवर्सल सेट, कोई भी यूनिवर्सल सेट, द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, सेट ए का वो सबसेट बनता है। तो x बिलोंग टू फाई इंप्लाइज x बिलोंग टू ए, यहां पे x बिलोंग टू फाई आपके पास p है और x बिलोंग टू a आपके पास q है। तो एंटीसीडेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी x बिलोंग टू फाई हो ही नहीं सकता। अगर वो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आता है, तो यूनिवर्सल सेट में खाली जो फाई तो आ ही नहीं सकता, नल सेट आ ही नहीं सकता। तो ये पहली वाली जो p है वो फॉल्स है, दूसरी जो ट्रू है। द इंसिडेंट ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज x बिलोंग टू u is a member of phi, hence the conditional is true। तो ये आपके पास जो कंडीशनल है वो ट्रू हो जाएगी। पहली अगर फॉल्स है, दूसरी अगर ट्रू है, पहली फॉल्स है, दूसरी आपके पास ट्रू आ गई है, तो कंडीशन जो है वो ट्रू बनेगी। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ p implies q, p implies q and p, p implies q and p and p implies q and p। ठीक है, p implies q and p का जो है ट्रूथ टेबल आपने तैयार करना है। इसको भी जरा गौर से समझें, ये आ गया P, ये P है, P के सामने ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, Q के सामने ट्रू के सामने ट्रू, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू, फॉल्स के सामने फॉल्स। तो P इंप्लाइज Q आएगा, यहां पे सिर्फ ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला जिसमें पहली ट्रू है बाकी फॉल्स है, ये आपके पास ये फॉल्स होगा, बाकी सारा ट्रू होगा। और उसके बाद P एंड Q, इसको देखेंगे, P इंप्लाइज Q एंड P के साथ करेंगे, एंड P के साथ करेंगे। तो P के साथ करना है, यहां पे देखना है कि पहला ट्रू है, पहला ट्रू है, ये भी ट्रू है पहला, ठीक है, और बाद वाला ट्रू है फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये आपके पास जो है वो फॉल्स आ गया। फिर पहला ट्रू, ठीक है, पहला एंड की स्टेटमेंट देखनी है, एंड वाला जो है वो आपके पास यहां पे कहां पे आ रहा है, ठीक है, एंड की ये है जी पी, ये आर वाला है, एंड वाला ये है, एंड वाला, ये हमने एंड वाला पढ़ा है इसमें, ये देखें ये एंड वाली कंडीशन पड़ी है, इसको आपने जरा गौर से करना है, इसको वाली अप्लाई कर रहे हैं, ये यहां पे देख सकते हैं। ए कंजक्शन इज कंसीडर्ड बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यहां दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, सो द बोथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन टेबल 2, यानी दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होंगी तभी जो है वो आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो वो वाला जो काम है वो यहां पे हो रहा है। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, यहां पे ये फॉल्स है तो ये फॉल्स, यहां पे ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये देखें यहां पे तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है, जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको लेना है आपने, इसको लेना है और क्यू के साथ करवाना है, क्यू के साथ करवाना है। अगेन जो है वो इंप्लाइज है, इंप्लाइज में जो है वो आपने पढ़ा है, ये है इंप्लाइज, इसमें पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो आंसर जो है फॉल्स आएगा, वैसे ट्रू आएगा। तो इसको ले लें, इसमें आपके पास ये है और इधर से ये है, इसमें आपके पास देखें ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ये ट्रू है तो बाद में भी ट्रू है, तो फिर आंसर जो है वो ट्रू आएगा। बाकी सब में पहली है ही फॉल्स है, बाकी बात वाली देखने की जरूरत नहीं, जब पहली फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझाऊं, तो वीडियो भी काफी लंबी होगी, यहां तक आप समझें, इसको रिवाइज करें, अच्छे तरीके से समझें, देखें कि क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। फिर बाद वाली जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज की जानब मूव करेंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट।